मेरे पाकिस्तानी पूरी पार्टी को हिदायत करता हूं कि 8 फरवरी को यूम स्याह मनाया जाए। उसकी तैयारियां आज से ही शुरू की जाएं। जिस शख्स ने तहरीक इंसाफ से भल्ले का निशान और इलेक्शन छीनने की कोशिश की, वो तारीख के तारीख कब्रिस्तान में गुम है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की मौदत भी कल खत्म हो रही है। अगर आर्टिकल 6 इस मुल्क में किसी पर लगना चाहिए तो वो सिकंदर सुल्तान राजा है। उसने अवाम के मैंडेट को चोरी किया और काजी फाइज ईसा ने इस इंतखाबी फराड को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। हमारा मकसद पाकिस्तान में शफाफ इंतखाबात, आइन और जमहूरियत की बहाली है। हम चाहते हैं मुल्क में जमहूरियत बहाल हो और कानून की हुक्मरानी वापस आए। मुल्क में मुअत्तल बुनियादी इंसानी हुकूक दोबारा बहाल हो। सेनेटर आजाद चौधरी के प्रोटेक्शन आर्डर जारी न होना काबिल मुज़म्मत है। अगर हाउस इस पर कोई कार्रवाई नहीं करता तो मैं ये कहने में मुकम्मल हक बजानिब हूँ कि पाकिस्तान में जमहूरियत, आइन और कानून का मुकम्मल जनाजा निकल चुका है। अदलिया, पुलिस, एजेंसियों, FIA सबको अपने असल कामों से हटाकर सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ को कुचलने पर लगा दिया गया है। ऐसा महसूस होता है कि एक आमर का हुक्म ही मुल्क में कानून है, जबकि आइन और मुंतखब नुमाइंदों की कोई वक़्त नहीं रह गई। इंसाफ की फराहमी किसी भी ममलकत को चलाने के लिए बुनियादी तकाजा होता है, मगर यहाँ 26वें आइनी तरमीम करके अदलिया के हाथ पांव काट दिए गए। पाकिस्तान की आला तरीन अदालत को नगी कर दिया गया है और कोर्ट पैकिंग यानी जजेस की तादाद में इजाफा किया जा रहा है। सिर्फ मुझे सजा देने पर जजेस को नवाजा जा रहा है और मेरिट की धज्जियां बिखेरने पर इस्लाम आबाद हाई कोर्ट में उनका तकर्रुर किया गया है। काजी फाइज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ का बिल्कुल कत्लेआम करके रख दिया था। उसके बाद अदलिया से इंसाफ की तवक्को खत्म हो चुकी है। हमारा मुतालिबा है कि सुप्रीम कोर्ट बुनियादी शहरी और इंसानी हुकूक का दिफा करे। सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल की बैन अल-अक़वामी और मुल्की कवानीन में कोई गुंजाइश नहीं। हमारा दूसरा मुतालबा है कि 26 नवंबर और 9 मई के वाकयात की जुडिशल कमीशन के जरिए आज़ाद इंक्वायरी करवाई जाए। मुझे मालूम है कि इन वाकयात का मास्टरमाइंड कौन है। ये वही हैं जिन्होंने 9 मई की CCTV फुटेज गायब की है। हुकूमत की जानिब से जुडिशल कमीशन की मुखालफत की कोई वजह समझ नहीं आती, मासवाए इसके कि वो खुद उस वाक़े में शामिल है। मैंने असद कैसर और उमर यूब को अपोजिशन जमातों से रब्ता करने की हिदायत की है। अपोजिशन जमातों से रब्ता करके उन्हें मुज़ाकराती अमल और हमारी सियासी पोजीशन से मुताल्लिक एतमाद में लिया जाए। फार्म 47 के तहत वजूद में आने वाली हुकूमत अवाम के दोखों का मुदावा नहीं कर सकती। पूरे पाकिस्तान में बलूचिस्तान मॉडल नाफिज कर दिया गया है। जब तक बलूचिस्तान में मुंतखब लोगों की हुकूमत नहीं आएगी, हालात पुरसुकून नहीं होंगे। बलूचिस्तान में रियासती जुल्म काबिल मुज़म्मत है। अवामी मसाइल का हल कभी भी बंदूक और फौज नहीं होता। यही मामला बाकी मानदा मुल्क का भी है। मुल्क पर दबाव डालने के लिए कादर जैसे झूठे मुकदमात बनाए गए हैं। पाकिस्तान में जिन्होंने अरबों रुपए चोरी किए वही हुक्मरान बन गए हैं, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने डील की। नवाज शरीफ के बेटे ने 9 अरब का फ्लेट मलक रियाज को 18 अरब रुपए में बेचा। सवाल तो ये है कि नवाज शरीफ के बेटे के पास 9 अरब रुपए कहां से आए। पानामा में उनसे जो रसीदें मांगी गई वो आज तक नहीं दी गई। काजी फाइज ईसा के साथ मिलकर हुदाबियां पेपर मिल्स में अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग माफ करवाई गई। नैब तरामीम बहाल करके काजी फाइज ईसा ने म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस की कानूनी हैसियत को ख़त्म किया क्योंकि वो खुद उसके बेनिफिशियरी थे। काजी फाइज ईसा की लंदन में जो प्रॉपर्टीज़ हैं इसका उन्होंने हिसाब नहीं दिया। नवाज शरीफ के पास 9 अरब रुपया कहाँ से आया, इसका हम हिसाब मांगते हैं। ये माफिया एक दूसरे की करप्शन बचाने के लिए हमेशा एक हो जाता है। यही पाकिस्तान के स्टाटस को और तहरीक इंसाफ में फ़र्क है। मुझे भी डील ऑफर हुई, मगर जब मैंने कोई चोरी ही नहीं की तो समझौता क्यों करूं। मैं आखिरी दम तक डील नहीं करूं।